नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, आज हम गणित शिक्षण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने गणित की प्रकृति देख ली थी कि भाई गणित की प्रकृति कौन कौन सी गणित की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले ये पता होगा उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य ऐसे वांछित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब जो हम विद्यार्थी में चाह रहे हैं कि भाई ये उद्देश्य विद्यार्थी में परिवर्तन हो। तो ऐसे वांछित व्यवहारगत परिवर्तन, वांछित का मतलब जो हम चाह रहे हैं भाई विद्यार्थी में इन गुणों का विकास हो। तो उद्देश्य ऐसे वांछित व्यवहारगत परिवर्तन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से लाए जाते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होते हैं? ऐसे वांछित व्यवहारगत परिवर्तन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से लाए जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य की क्या डेफिनेशन हुई? उद्देश्य ऐसे वांछित व्यवहारगत परिवर्तन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से लाए जाते हैं। वांछित का मतलब जो हम विद्यार्थी में अपेक्षा कर रहे हैं, भाई विद्यार्थी में इन गुणों का विकास होना चाहिए। ठीक है, अब उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सामान्य उद्देश्य, पहला कौन सा हो जाएगा? सामान्य उद्देश्य, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है भाई, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब बात करते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होंगे। उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? दो। उद्देश्य कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होंगे। सामान्य उद्देश्य बोलिए या शैक्षिक उद्देश्य बोलिए या साध्य बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। साध्य जैसे कि हम यहाँ से भाई अलवर जा रहे हैं तो अलवर तो बस के माध्यम से जा रहे हैं, तो बस तो क्या है? साधन है। और साध्य मतलब हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, वैसे अलवर जा रहे हैं तो अलवर क्या है? साध्य। और किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं तो बस क्या है? साधन है। तो ठीक है, अब जैसे सामान्य उद्देश्य बोलिए, शैक्षिक उद्देश्य बोलिए या साध्य बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। इसी प्रकार दूसरा टाइप क्या है? विशिष्ट उद्देश्य बोलिए या शिक्षण उद्देश्य बोलिए या साधन बोलिए, इसका मतलब तीनों का मतलब एक ही है। अब देखते हैं, अब सामान्य उद्देश्य में देखते हैं। सामान्य उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। सामान्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है व्यापक होता है। और अब इनको तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे अपन। पहले सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य देख लेंगे, और इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है? मतलब इनका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। इनका जो डोमेन होता है वो व्यापक होता है, जबकि इनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। इनका उद्देश्य व्यापक होता है और इनका उद्देश्य मतलब इनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ये दीर्घ अवधि के पश्चात प्राप्त होते हैं। यानी जो शैक्षिक उद्देश्य होंगे ना, शैक्षिक उद्देश्य बोलिए, सामान्य उद्देश्य एक दीर्घ अवधि के पश्चात प्राप्त होंगे। ऐसे नहीं कि भाई आज सुबह क्लास में लाभ आनी पढ़ाई और आज ये उद्देश्य प्राप्त हो गए, नहीं साहब, ये एक दीर्घ अवधि के पश्चात प्राप्त होंगे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य दीर्घ अवधि के पश्चात प्राप्त होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक, सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई सामान्य शिक्षण जो सामान्य उद्देश्य है उनकी प्रकृति कैसी होती है? सैद्धांतिक और दार्शनिक। इनकी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है। सीधे बात है, सिद्धांतों की बात एक लंबे समय में होगी। ये तो नहीं आज सुबह क्लास ली और एक नियम बन गया, एक सुबह क्लास ली और दार्शनिक वाली बात कर दी। ये बात तो एक लंबे समय में जाके तय होगी। तो ठीक है, तो इनकी प्रकृति कितनी कैसी होती है? सैद्धांतिक और दार्शनिक। और दैनिक शिक्षण से इनका अप्रत्यक्ष संबंध होता है। भाई वही तो बात है, भाई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध है। अप्रत्यक्ष संबंध का मतलब भाई आज सुबह पढ़ाया, उससे डायरेक्ट ये नहीं कि आज पढ़ाया आज उद्देश्य की प्राप्ति होगी, नहीं, एक दीर्घकालीन प्राप्ति होगी। प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपको विकास करना है। ये तो नहीं सुबह क्लास ली और शाम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बच्चे में हो गया, नहीं होगा, एक लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो ये विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। क्वेश्चन आएगा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने देख लिया कि भाई एक दीर्घकालीन समय में प्राप्त होता है ये। ठीक है, समझ गए आप? इसी प्रकार एग्जाम्पल अगला देख लिए, बालकों में तर्क चिंतन मनन शक्ति का विकास करना। भाई एक दिन में तो बच्चे में तर्क चिंतन मनन शक्ति का विकास नहीं हुआ, ये भी दीर्घकालीन है। तो दीर्घकालीन है तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, ये हमने सामान्य उद्देश्य पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो विशिष्ट उद्देश्य, ये वाला पोर्शन कंप्लीट। अब ये देखिए, विशिष्ट उद्देश्य बोल लीजिए, शिक्षण उद्देश्य या साधन। साधन एक ही बात है, साध्य और साधन में अंतर बता दिया। ठीक, इनका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब कि उसका क्षेत्र अगर व्यापक है, भाई बहुत लंबे समय में प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उसके उद्देश्य हैं, इसका क्षेत्र होता है सीमित। जो कक्षा से स्तर में आज पढ़ाया है वो बच्चे के समझ आया या नहीं आया।
आज के बाद आज ही, इसका मतलब ये है। इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इसकी प्राप्ति 1-2 कालांश में या सीमित समय में हो जाती है। भाई जैसे हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस हम या तो 2 दिन में पढ़ा देंगे, 3 दिन में पढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में पढ़ा देंगे। तो हमारा उद्देश्य था कि बच्चा लाभ हानि सीख जाए, तो 10 दिन में बच्चा लाभ हानि सीख गया, एक उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो इसका क्षेत्र सीमित हुआ, और इसकी प्राप्ति क्या है, या तो 1-2 कालांश में या सीमित समय में की जा सकती है। हमको चाहिए भाई बच्चा सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख जाए, तो हम 5 क्लास में सिखा देंगे, 10 क्लास में सिखा देंगे, लेकिन समय तो निश्चित है ना भाई, इतने समय में सिखा देंगे। वहां तो बहुत लंबे समय में बात कर रहे थे, ठीक है। इनकी प्रकृति क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। यानी कि विशिष्ट क्वेश्चन आएगा, विशिष्ट उद्देश्यों की प्रकृति कैसी होती है, तो मनोवैज्ञानिक होती है। वहां पे कैसी थी, सैद्धांतिक और दार्शनिक, ये मनोवैज्ञानिक वाली बातें करेंगे, वो सिद्धांत वाली बातें करेंगे। दैनिक शिक्षण से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये तो बताया। अभी सुबह क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया, तो हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी में प्रॉफिट और लॉस बच्चा सीख जाए, इस गुण का विकास हो जाए, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध ही तो है, प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। भाई जो उद्देश्य हम बच्चे में चाह रहे हैं, भाई बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आज का पढ़ाया आज ही हो जाए, या 2 दिन पढ़ाया 2 दिन में हो जाए, तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। जबकि यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो सारी दीर्घकालीन बात करते हैं। आज प्रॉफिट और लॉस बच्चा सीख गया, तो उसे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। सामान्य उद्देश्य तो बहुत लंबे समय में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से सीधा संबंध होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आज अनुपात समानुपात सिखाना, लाभ हानि सिखाना, प्रतिशत सिखाना, यानी कि जो हम एक निश्चित समय में विद्यार्थी को सिखा सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपकी समझ आ गया, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व किसका होता है। दोबारा सुन लीजिए, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व किसका होता है। पहला ऑप्शन मान लीजिए छात्र का, दूसरा शिक्षक का, तीसरा फर्स्ट व सेकंड दोनों का, दोनों, और फोर्थ मान लीजिए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। तो शिक्षण उद्देश्य को की प्राप्ति का उत्तरदायित्व किसका होता है, शिक्षक का, ठीक है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व किसका होता है, शिक्षक का होता है, ठीक है भाई। उद्देश्य की डेफिनेशन बता दी, उद्देश्य के 2 प्रकार बता दिए, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आएंगे, इनकी बातें कर ली। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आएंगे, इनकी बातें कर ली। ये क्वेश्चन आया हुआ, ये बता दिया आपको भाई, मतलब कि जो गणित शिक्षण के उद्देश्य, मतलब शिक्षण जो उद्देश्य हम प्राप्त करने हैं, उसका उत्तरदायित्व किसका होता है, शिक्षक का होता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ये आज के जो मैटर हम उनको पढ़ाया है, ये आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। समझ आ रहा है ना भाई आपके, मेरे हिसाब से आपकी समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, जैसे कि इसकी कि भाई गणित शिक्षण के कौन से उद्देश्यों की प्रकृति के सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है। क्वेश्चन आएगा, गणित शिक्षण के कौन से उद्देश्य की प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य, ठीक है भाई। और आप देख लीजिए, अब जैसे आपने भाई बता दिया कि बच्चे को हमने सिखाना भाई, बच्चा गणित को, अब एग्जाम्पल से समझिए, बच्चा गणित को सरल समझेगा कि एक क्लास में बच्चा गणित को सरल समझने लग जाएगा। अब बताइए कौन से उद्देश्य में अंतर्गत आएगा, एक विद्यार्थी गणित को सरल समझता है, तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, वो सामान्य विशिष्ट। अब आप बताइए सर, ये बात एक दिन में तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो 2 दिन में भी नहीं प्राप्त कर सकते, तो सर इसमें तो एक निश्चित समय लगेगा जब विद्यार्थी गणित को सरल समझेगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगी। ये बात आप समझ आ गई, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बच्चा गणित में जोड़ बाकी सीख गया, तो ये किस में आएगा, जोड़ बाकी सीख गया, मतलब एक निश्चित समय में ही तो प्राप्त कर लेंगे भाई, 10 दिन में बच्चे को जोड़ बाकी सिखाया जा सकता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जोड़ बाकी सिखाना, इसके अंतर्गत आएगा। एक बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो गया, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, आप सोचिए क्वेश्चन आया कि भाई एक बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। आप रटिए मत, आप खुद सोचिए, सपोज करिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, आप एक क्लास में बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करा सकते हैं जी, नहीं करा सकते, 2 में नहीं करा सकते, तो एक लंबा समय लगेगा, तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। अब रटिए मत, आप स्वयं सोचिए, क्या
मैं अगर टीचर हूँ तो मैं बच्चे को क्या एक दिन में ये चीज़ सिखा सकता हूँ या 2 दिन में या एक निश्चित समय बाद, मतलब बहुत लंबा समय लगेगा बच्चे को सिखाने में? अगर बहुत लंबा समय लग रहा है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। 1-2